गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए साउंड आ रहा है कि नहीं, मतलब वॉइस आ रही है कि नहीं। वीडियो तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा, वॉइस आ रही है कि नहीं बताइए अभी, है ना। देखो आज के क्लास में हमको क्या देखना है, तो आज के क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, जो कि आने वाले सीजीपीएससी प्री, हॉस्टल वार्डन और पीयून का एग्जाम है, प्रयोगशाला परिचारक का जो इंडिया जीके का जो पोर्शन है उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। ठीक है, तो लगभग आप जान रहे हो भारत का इतिहास जो है सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, कुछ ही एग्जाम को छोड़कर। ठीक, हाँ। तो आज जो है हम क्या करने वाले हैं, आज हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन से 3 टॉपिक? तो वो 3 टॉपिक होंगे कि अंग्रेजों ने कैसे बंगाल वाले हिस्से पर कब्जा किया, कैसे उन्होंने मैसूर पर कब्जा किया और कैसे उन्होंने पंजाब पर कब्जा किया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि अंग्रेजों ने कैसे अटैक किया या क्या कूटनीति अपनाई कि बंगाल, मैसूर और पंजाब उनके हिस्से में आ गया। और उस समय जिस समय अंग्रेज यहां आए थे उस समय बंगाल, मैसूर और पंजाब बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सब तैयार हैं? बिल्कुल। चलो, सबसे पहला टॉपिक आज हमारा रहेगा बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो बंगाल में उस समय नवाब कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बंगाल के नवाब। तो जो भी बंगाल के नवाब हुए हैं उनके साथ अंग्रेजों का कैसे संघर्ष हुआ है वो देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके साथ है कि किस अंग्रेज ऑफिसर ने 1963 में लड़ाई की श्रृंखला में मीर कासिम को हरा दिया था? तो सॉरी, 1763 लिखा है जी, 1963 तो बहुत हो गया, 1763 है ना। तो 1763 में मीर कासिम को किसने हराया था? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, हेक्टर मुनरो, एडम, मेल्सन, हॉलवेल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बाउंसर टाइप का है, क्योंकि जनरली हम लोग ये जानते हैं कि मुनरो ने हराया था करके, ठीक है, संयुक्त सेना को। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, क्योंकि ये पूछा है 1763 में। तो 1763 में किसने हराया था? ठीक है, क्योंकि कैप्टन हेक्टर मुनरो जो है ये 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उसमें इन्होंने संयुक्त सेना को हटाया था। तो कई लोग इसका आंसर क्या करते हैं, हेक्टर मुनरो ले लेते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है उसको समझना है। और आप समझ रहे हो कि इतिहास जो है एक बड़ा सा पहाड़ है, जिसको धीरे धीरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल तोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने भारत में विदेशियों का जो आगमन है पीडीबीडीएफ के माध्यम से आपको पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश और फ्रांसीसी, ये पांचों का मैंने पढ़ा दिया है। तो इसके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में 94 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। आज भी लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास करके 3 टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे, बंगाल को, मैसूर को और पंजाब को। मैं जिस तरह से आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूं ना, वैसे ही आप सिलेबस लिख लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास का मैंने पहला टॉपिक करा दिया, भारत में विदेशियों का आगमन, वो पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक अंग्रेजों का बंगाल, मैसूर और पंजाब के साथ संघर्ष। ठीक है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, है ना, एक तरफ अंग्रेज है और दूसरे तरफ सबसे पहले इन्होंने बंगाल के नवाब को कैसे किया कब्जे में, बंगाल को कैसे कब्जे में लिया, मैसूर को कैसे लिया और पंजाब को कैसे लिया। तो ये पूरा एक टॉपिक बनेगा, क्योंकि एक एक अगर इसको करेंगे तो ये 3 टॉपिक अलग अलग करोगे तो सिलेबस बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, समझ लेना। ठीक है, चलिए, तो सेकंड टॉपिक में हमको 3 टॉपिक कवर करने हैं, तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक भी चलेंगे, चीजों को जल्दी जल्दी आप समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, किस अंग्रेज ऑफिसर ने 1763 में लड़ाई की श्रृंखला में मीर कासिम को हराया था? तो वो व्यक्ति थे मेजर एडम। याद रखेंगे, मेजर एडम। ठीक है, इनको याद रखना है, एडम को याद रखना है, क्योंकि हेक्टर मुनरो कौन, 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने हराया था संयुक्त सेना को, लेकिन उसके पहले एडम ने हराया था मीर कासिम को। ठीक है, एडम ने हराया था मीर कासिम को। चलो अगला, मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की। उस अवध के नवाब का क्या नाम था? मीर कासिम वही आदमी था जो क्या कर रहा था, वो चाहता था कि अंग्रेज जो है यहां से चले जाए। तो अब अकेले तो भगा पाना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने एक योजना बनाई। मीर कासिम ने क्या की, एक योजना बनाई कि एक काम करता हूं, मैं अवध के नवाब को मिला लेता हूं, मुगल सम्राट को मिला लेता हूं और फिर एक साथ जो है लड़ेंगे और अंग्रेजों को बिल्कुल यहां से भगा देंगे बक्सर के युद्ध में। पर ऐसा नहीं हुआ, हो गया उल्टा।
ठीक है, चलो जो भी थी योजना बढ़िया बनाया था इन्होंने। उस समय अवध का नवाब कौन था जी, बताएंगे आंसर, शुजा-उद-दौला, बहुत बढ़िया। ठीक है, अवध का नवाब उस समय शुजा-उद-दौला था। बात हो रही है बक्सर के युद्ध की, हालांकि इससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ है जिसके क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, शुजा-उद-दौला, बहुत बढ़िया। चलो, सिराजुद्दौला के सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराज-उद-दौला या सिराजुद्दौला बोलते हैं, एक साथ इसको क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला या फिर सिराजुद्दौला बोलते हैं। ठीक है, ठीक, चलो, के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में अंग्रेजों के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को अपने साथ, अंग्रेजों ने अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को अपने साथ मिलाया। ठीक है, लेकिन उनमें से एक षड्यंत्रकारी ने पहले से तय लूट के हिस्से के बजाय एक बड़े हिस्से की मांग की, जिसकी संतुष्टि के लिए क्लाइव ने कुख्यात साजिश रची थी। अब क्लाइव को तो आप जानते हो, रॉबर्ट क्लाइव, इनका पूरा नाम क्या था जी, रॉबर्ट क्लाइव। अगर ये नहीं होते तो अंग्रेज कभी भी अपना सत्ता जो है भारत में स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता जो है इन्हीं के कारण भारत में स्थापित हो पाई, है ना। रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो उस समय एक व्यक्ति था इसमें से, इसी में से एक व्यक्ति था उस समय, ठीक है, जो अंग्रेज क्या करते थे, दुश्मन के तरफ के लोगों को अपने तरफ मिला लेते थे। तो अपने तरफ मिलाने के लिए घूस देना पड़ेगा जी, इन्हीं लोग चालू किए हैं घूस देना, पता है, ठीक है, हमारे अंदर घूस वाला बात ही नहीं है, इन्हीं लोगों ने चालू किया, इन्हीं लोगों का देन है, बताए। तो इन लोग क्या करते थे, दूसरे तरफ के लोगों को, सिराजुद्दौला को हराने के लिए उसके तरफ के लोगों को अपने तरफ मिलाना चालू कर दिए। अब इसमें से एक व्यक्ति ऐसा बोलने लग गया कि अगर मेरे को जितना भी मैं बोल रहा हूं उतना मेरे को नहीं दोगे, मतलब नवाब के खजाने का, मतलब आप सिराजुद्दौला को हराओगे, उसके हराने के बाद उसका जितना भी खजाना है उसका आधा मेरे को मिलना चाहिए, नहीं तो मैं भांडा फोड़ दूंगा। अब ऐसे में क्लाइव जो है, अब इसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसने, क्लाइव ने उस समय क्या किया समझना, उस समय क्लाइव ने बहुत ही बेहतरीन जो है साजिश रची। उसने क्या किया, उसने उस समय जो अंग्रेजों का अधिकारी होता था ना, वो वॉटसन था, उसका एक जाली हस्ताक्षर किया उसने, और जाली हस्ताक्षर करके इसको दे दिया, इस व्यक्ति को, है ना, ये जो भी व्यक्ति था इन चारों में से एक ही था, इस व्यक्ति को दे दिया कि ये लो भाई, हमारे तरफ से प्रूफ कि आपको जीतने के बाद नवाब के खजाने का आधा मिलेगा। ठीक है, 30 लाख रुपए और नवाब के खजाने का आधा मांगा था इस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति का नाम है अमीन चंद। ठीक है, तो ये अमीन चंद जो है अमीर होना चाहते थे, बताए, बहुत ज्यादा अमीर होना चाहते थे। तो अमीन चंद जो है, जैसा नाम वैसा काम इन्होंने किया, और अमीर होने के लिए इन्होंने क्या मांग रख दिया कि मैं भांडा फोड़ दूंगा, ठीक है, नहीं तो मेरे को क्या दो, 30 लाख रुपया दो, और जैसे सिराजुद्दौला का आप हरा दोगे, क्योंकि उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और बंगाल का नवाब मतलब समझ रहे हो, आज का बिहार, उड़ीसा, असम वाला जो क्षेत्र है वो पूरा बंगाल कहलाता था उस समय, छोटा सा बंगाल मत समझो उस समय, उस पूरे एरिया का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, और उसको हराने के लिए इस तरह का साजिश रचा गया था। ठीक है, तो वो व्यक्ति कौन था, अमीन चंद था, जिसने ये बोला कि मैं भांडा फोड़ दूंगा, क्योंकि अमीन चंद को पता था कि अगर मैं भांडा फोड़ देता हूं तो सिराजुद्दौला वही आदमी है जिसने 18x14 के कमरे में 146 व्यक्तियों को डाल दिया था। आप समझ रहे हो, 18x14 मतलब आपका जो बेडरूम होगा और किचन होगा, वो दोनों को मिला लोगे आप जहां भी रहते होंगे, उतने बड़े कमरे में उन्होंने 146 आदमी को रख दिया था, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 23 लोग बचे थे। समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 23 लोग, 146 अंग्रेज कर्मचारियों को उसमें डाल दिया था उसने, अंग्रेजों को, उसमें से सिर्फ 23 लोग बचे थे। इसी को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है, ब्लैक होल। ठीक है, सिर्फ 23 लोग दूसरे दिन बच के बाहर निकल पाए थे, बाकी सब मर गए थे। अब सोच रहे, इतना छोटा सा रूम 18x14 का, उसमें इन्होंने कितना डाल दिया, 146 लोगों को डाल दिया। तो अब समझ रहे हो, सिराजुद्दौला को अगर पता चल जाता कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो क्या करता इन लोगों का, समझ रहे हो। इसीलिए अमीन चंद को क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, वाटसन के जाली हस्ताक्षर करके साइन करके दे दिया डॉक्यूमेंट कि ये लो भाई, तुमको जैसे ही हम जीतेंगे, जैसे ही नवाब मारा जाएगा, आपको नवाब का आधा, खजाने का आधा दिया जाएगा, और 30 लाख रुपए भी दिया जाएगा। बाद में नहीं दिया गया, समझ रहे हो, बाद में थोड़े दिन देंगे। उस समय तो कुछ भी, अब समझ रहे हो, पापा मम्मी लोग भी वैसे बचपन में कुछ काम कराने के लिए लड्डू दे दिया करते थे, हमको पता है, जैसे हमको हमारा मांग रहता था, नहीं मेरे को ये खिलौना खरीदना है, पता है, तो बोलते थे इतना ये काम करो पहले, तब खरीद के देंगे। अब वो काम करते करते हम भूल जाते थे कि हमने कुछ मांग भी रखा था, पता है, तो इतना बड़ा वर्क मिल जाता था। ठीक है, तो इस व्यक्ति का नाम याद रखना, ये अमीन चंद जो है, इन्होंने काफी कुछ डिमांड कर दिया था, क्योंकि बात पूरे बंगाल की थी।
अवध का अंतिम नवाब कौन था, यहां पर पूछा जा रहा है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। उस समय अवध में भी नवाब हुआ करते थे, है ना, और बंगाल में भी हुआ करते थे। बंगाल के बगल वाला राज्य अवध हुआ करता था, ठीक है। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा रहा है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, क्योंकि अवध को ही 1856, याद करो इस समय कौन हुआ करते थे जी, इस समय जो है डलहौजी हुआ करते थे, डलहौजी। अवध को ही मतलब भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन हुआ करते थे, डलहौजी, ठीक है। अवध को कुशासन के आरोप में डलहौजी ने मिला लिया था, ठीक है। तो उस समय अवध का नवाब था कौन, वेरी गुड, सही आंसर, अवध का नवाब थे वाजिद अली खान। तो अवध के नवाबों में आपको दो लोगों का नाम याद रखना है, एक शुजाउद्दौला। क्यों शुजाउद्दौला को, क्योंकि शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर लड़ने गए थे बक्सर का युद्ध। तो शुजाउद्दौला को आपको याद रखना है, और एक अंतिम नवाब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना, और स्टार्ट किसने किया वो भी याद रखना पड़ता है। लेकिन अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली खान थे। कौन थे, वाजिद अली खान, याद रखिएगा। इसी समय 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में, अवध को क्या किया, कुशासन के आरोप में डलहौजी ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सबसे पहले 1848 में सतारा को मिलाया उन्होंने। 1848 में किसको मिलाया, सतारा को। 53 में झांसी, 54 में नागपुर, है ना। 3-4 मैं और बता दे रहा हूं आपको। 1848 में सबसे पहले डलहौजी ने सतारा को मिलाया, किसको, सतारा को। 53 में झांसी को मिला लिया अपने में, है ना। 53 में झांसी, 54 में नागपुर, 54 में नागपुर, और 56 में, ठीक है, 56 में किसको मिला लिया जी, तो 56 में मिला लिया था अवध को। इसलिए अवध का अंतिम शासक किसको बोला जाता है, वाजिद अली खान को बोला जाता है कि वाजिद अली खान अंतिम शासक थे, क्योंकि उसके बाद अवध को कुशासन के आरोप में डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश अंग्रेजों का जो साम्राज्य हुआ करता था ब्रिटिश प्रांत में, इन्होंने मिला लिया था, ठीक है। तो सतारा को सबसे पहले डलहौजी ने किसको मिलाया, तो फर्स्टली, है ना, सबसे पहले, अगर आपको याद नहीं होगा याद रखिएगा इस चीज को, कभी भी पूछ सकता है आपसे कि डलहौजी ने, डलहौजी का नाम तो सुने हो, डलहौजी ने कुशासन के आरोप में या जो भी उसकी नीति हुआ करती थी उसमें सबसे पहले किसको मिलाया, तो सबसे पहले सतारा को मिला लिया, ठीक है। उस समय जान रहे हो क्या नीति अपनाई जाती थी, क्या नीति अपनाई जाती थी, अगर बच्चा आपका छोटा है ना, मतलब किसी राजा, कोई राजा मर गया और उसका बच्चा क्या है, छोटा है, ठीक है, मतलब अल्पवयस्क है, ठीक है, तो ऐसे में वो साम्राज्य किसमें मिल जाता था, अंग्रेजों के में, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की ओर चले। तो अवध से आपको कौन कौन से चीजों को याद रखना है जी, अवध से आपको एक शुजाउद्दौला को याद रखना है, जब बक्सर का युद्ध होगा, अभी क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, और एक वाजिद अली खान को याद रखना है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 23 जून, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट डेट है, एकदम, मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 23 जून 1757, 23 जून 1757। देखो 1857 आप जान रहे हो, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, 1857 की क्रांति आपको याद होगा, उससे 100 साल पहले आ जाओ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध से ये तो साफ हो गया था कि भारत में अंग्रेजों को एंट्री मिल गई थी इस युद्ध से। 1757 प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है, और अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध, प्लासी के, किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटका दिया, भाई बताइए इन चारों में से कौन, जिसने प्लासी के युद्ध में, आप जान रहे सिराजुद्दौला पकड़ा गया मतलब हार गया, तो उसको पकड़कर फांसी पर किसने लटकाया, ये पूछा जा रहा है। मतलब एकदम ऐसा लेवल का क्वेश्चन आज मिलेगा आपको, है ना, मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। जनरली आप जान रहे हो भारत के इतिहास का एमसीक्यू हो गया, इस लेवल पे आपको तो शायद ही कोई कराते हुए दिखेगा एमसीक्यू, ठीक है। तो आपको क्लास पे बने रहना है, ठीक है, भाग नहीं जाना है, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल थ्योरी भी समझाऊंगा साथ में, ठीक। कई लोगों का आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि आप समझ रहे हो, आप एग्जाम में बैठोगे और रॉबर्ट क्लाइव आप टिक मारोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में बैठोगे और रॉबर्ट क्लाइव जैसे टिक मारोगे तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने कूटनीति बनाई थी, आपको ये नहीं पता,
और मैं श्योर बोल सकता हूं कि शायद ही कोई इसका आंसर दे पाएगा कि किसने सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटका दिया। समझ रहे हो आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके पहले वाला जो क्लास है ना, जो मैंने लिया है भारत में विदेशियों का आगमन, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो नहीं बन पाया, चलो देखते हैं आंसर। आंसर है मीरन। मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, मीर जाफर का पुत्र जो था, मीर जाफर कौन? मीर जाफर वही गद्दार जिसने सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिराजुद्दौला को हरवा दिया। क्यों? मीर जाफर किधर आ गया? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। समझ रहे हो, एक तरफ सिराजुद्दौला है, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव है। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन? मीर जाफर। मीर जाफर क्या कर दिया? पलटी मार दिया भाई। ठीक है, जैसे युद्ध चालू हुआ सिराजुद्दौला अकेले रह गया, मीर जाफर अपने सेना के साथ पूरा इस तरफ आ गया। समझ रहे हो, अब सिराजुद्दौला अकेला रह गया भाई। मीरन गया, उसको पकड़ा और फांसी पे लगा दिया। खेल ही हो गया यहां पर। समझ रहे हो, इसीलिए सेनापति लोग के ऊपर भरोसा करने का नहीं, ये इतिहास बताता है हमको। ठीक है, आ रहा है मामला समझ में? तो ये मीरन को आपको याद रखना है, मीर जाफर का पुत्र, इसने सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकवा दिया। ठीक, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्लैक होल एपिसोड कहां हुआ था? आपको पता है ना, सिराजुद्दौला ने क्या किया था? तो सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756, ठीक है याद रखेंगे, 20 जून इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेट, 1756। ठीक है, प्लासी के युद्ध के एक साल पहले। ठीक है, 20 जून 1756 सिराजुद्दौला ने बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, जिसने कलकत्ता को कब्जा कर लिया और उसका नाम अलीनगर रखा। आप याद रखिएगा इस चीज को, कलकत्ता को कब्जा करके उसका नाम अलीनगर रखने वाला व्यक्ति कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। इसने कलकत्ता पर कब्जा किया। क्यों किया? उसका भी कारण है, 2-3 कारण है। एक तो दस्तक का पालन न करना, मतलब जो डॉक्यूमेंट अंग्रेजों को दिए गए थे, जिस तरह से व्यापार करने के लिए दिया गया था, उसका वो पालन नहीं कर रहे थे। दूसरा, कलकत्ता की किलेबंदी। अंग्रेज क्या कर रहे थे? कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, चारों तरफ से मतलब कलकत्ता को सेव कर रहे थे अपने लिए। ठीक है, तो ऐसे में सिराजुद्दौला का शासन कैसे चल पाता? तो इसने, सिराजुद्दौला ने उसको मना किया अंग्रेजों को कि आप कलकत्ता का जो किलाबंदी कर रहे हो उसको रोक दो, लेकिन अंग्रेज लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सिराजुद्दौला ने अटैक किया, कलकत्ता को अपने कब्जे में लिया और उसका नाम रख दिया अलीनगर। ठीक है, और कब्जे में किया तो वहां पे जो भी अंग्रेज होंगे उनको पकड़ा, 146 लोग पकड़ाए। उस 146 को पकड़कर एक रूम में भर दिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई वही 18 बाई 14। ठीक है, 18 फीट बाई 14 फीट 10 इंच। ठीक है, तो ऐसे 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट 10 इंच। ठीक है, 14 फीट 10 इंच, ऐसा एक लाइन में फीट बोलते हैं इसको, 2 लाइन का मतलब इंच होता है। ये हो गया 18 फीट। तो 18 बाई 14 के कमरे में क्या कर दिया? 146 लोगों को भर दिया, है ना। त्राहीमाम हो गया अंदर में, बिल्कुल, है ना। दूसरे दिन कितने लोग बच के निकले? तो दूसरे दिन सिर्फ 23 लोग बच के निकले, जिसमें एक व्यक्ति था हालवेल। इसी के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है? हालवेल। उसने इस घटना का बिल्कुल चित्रित वर्णन किया है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो बच गया था। ठीक, आया मामला समझ में? तो ब्लैक होल एपिसोड कहां हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कहां हुआ था जी? कलकत्ता में। क्यों कलकत्ता में हुआ था? मामला समझ में आया, है ना? मामला समझ में आ गया ना? कितने लोग जिंदा बचे थे जरा कमेंट करके बताओ। अभी बताया हूं आपको, कितने लोग जिंदा बचे थे जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत सिंह एपिसोड, चैत सिंह घटना और नंद कुमार का प्रसिद्ध घटना किस गवर्नर जनरलशिप में हुआ था? तो एक घटना और हुई थी। ब्लैक होल की घटना तो सब पढ़े हुए हैं, लेकिन ये चैत सिंह ब्लैक होल एपिसोड तो आप जानते हो, सुने भी हो। ठीक है, हॉलवेल ने इसके बारे में बताया, ये भी आप जानते हो। लेकिन चैत सिंह एपिसोड और नंद कुमार एपिसोड, ये 2 घटनाएं जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस गवर्नर जनरल के में हुआ था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, किस में पूछा? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, हार्डिंग, किसके शासन काल में, किसके गवर्नर जनरल के काल में हुआ था ये? ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। चैत सिंह और नंद कुमार का जो प्रसिद्ध फेमस एपिसोड जो है वो ये हुआ था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर, ये नंद कुमार जो है ये बंगाली ब्राह्मण हुआ करते थे उस समय। ये क्या थे भाई?
बंगाली ब्राह्मण थे, इन पर झूठा आरोप लगाकर इनको फांसी पर चढ़वा दिया। ये वारेन हेस्टिंग्स जो थे, है ना, तो इनको ध्यान से समझो है, ये वारेन हेस्टिंग्स को इन्होंने, मतलब अच्छा अच्छा चीज आप पढ़ते हो ऐसे भारत के इतिहास में, लेकिन बुरा बुरा चीज भी पढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगा दिया, बिल्कुल वैसे भी झूठे ही लोग थे, है ना, बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे, बताए। और जिसमें इनको अपना फायदा दिखता था वही काम करते थे इन लोग, ठीक है, और भारतीय लोग बेचारे लोग समझ नहीं पाते थे इस चीज को, ठीक। तो इन्होंने झूठा आरोप लगा दिया नंद कुमार पर, और सरकार भी इनकी, न्यायालय भी इनका, इन्होंने क्या किया, फांसी पर लटकवा दिया। और चैत सिंह के साथ क्या किया, तो चैत सिंह के साथ इन्होंने ये किया कि बिना वजह, बिना किसी कारण के उनसे क्या किया, ज्यादा रुपयों की मांग की, और इसके साथ साथ निश्चित घोड़े भी देने का लिए उनको बाध्य कर दिया, बेचारे को देना पड़ गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, तथा कथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह अंग्रेज कौन था। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल की घटना जिसका विवरण हमको प्राप्त होता है एक अंग्रेज से, वो हॉलवेल था, क्योंकि वो भी उसी में था, ठीक है। तो ये बेचारे बच गए थे ये व्यक्ति। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी, तो मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान ढाका से ये राजधानी कहां से लेकर आएंगे, तो मुर्शिद कुली खान वही है जिनको मुगल सम्राट ने सूबेदार बनाकर भेजा था बंगाल, और ये बन गए बंगाल के नवाब, ठीक है। और इनके बाद जो भी अली वर्दी खान हो, सिराजुद्दौला हो, मीर जाफर हो, मीर कासिम हो, ये सब बंगाल के नवाब कहलाते हैं। उसके बाद बंगाल के नवाबों का भी एक लिस्ट है जो शुरू होता है मुर्शिद कुली खान से। इन्होंने राजधानी ढाका से, इन्होंने राजधानी ढाका से अपने नाम पर मुर्शिदाबाद, है ना, मुर्शिदाबाद नामक जगह पर स्थानांतरित कर दिया, और खुद को स्वतंत्र, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का नवाब घोषित कर दिया भाई, ठीक है। तो ये बंगाल के स्वतंत्र नवाब हुआ करते थे, ठीक है। और इसके बाद जो भी राजा बनने लगे वो बंगाल के स्वतंत्र रूप से नवाब बनने लगे, ठीक है, मतलब ये बंगाल के नवाब कहना लगे। तो इन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए थे, नाम भी आसान है, मुर्शिद कुली खान। उस समय राजधानी ढाका थी, ढाका से राजधानी इन्होंने कहां ट्रांसफर कर लिया, मुर्शिदाबाद, ठीक है। चलो अगला, ब्लैक होल एपिसोड से संबंधित सारी जानकारी एक अंग्रेज द्वारा एक तरफा हिसाब से पाई गई, उस अंग्रेज का क्या नाम था, हॉलवेल, अभी पढ़े हम। बंगाल की दोहरी सरकार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति नवाब की ओर से डिप्टी सूबेदार और अंग्रेज कंपनी की तरफ से डिप्टी दीवान था, वह व्यक्ति कौन था। आप जान रहे हो जब बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत गए थे, 1764 में हुआ था, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद यह तय हो गया था कि बंगाल पर शासन कौन करेगा, है ना, तो बंगाल पर ये पैसा वैसा वाला मामला ये लोग देखेंगे, और दीवानी मामले नवाब देखा करेगा। तो ये जब डिसाइड हो गया था, तो अंग्रेजों, जो नवाब की ओर से डिप्टी सूबेदार था और अंग्रेज कंपनी की ओर से डिप्टी दीवान था, वो एक ही व्यक्ति था। तो ऐसे में दो लोगों को, रॉबर्ट क्लाइव ने दो लोगों को चुना था, एक बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए, ठीक है, एक बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए। बंगाल के लिए उसने मोहम्मद रजा खान को चुना था, ठीक है, मोहम्मद रजा खान को डिप्टी दीवान और डिप्टी सूबेदार, मतलब नवाब की तरफ से वो डिप्टी सूबेदार था और कंपनी की तरफ से वो डिप्टी दीवान था, डिप्टी दीवान, ठीक है। तो ये बंगाल के लिए चुना था उसने मोहम्मद रजा खान, याद रखिएगा। जबकि बिहार के लिए उन्होंने सिताब राय को चुना था। किसको चुना था, सिताब राय को। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ना, आपसे पूछा जा सकता है इसका उत्तर, ठीक है। तो बंगाल के लिए उसने किसको चुना था, तो बंगाल के लिए उसने मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय को चुना था। आगे क्वेश्चन आएगा वैसे सिताब राय के लिए भी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था, तो उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीन लोग शामिल थे। तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था, और अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो, ऐसे याद रखना, हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो अंग्रेज की तरफ से वन मैन आर्मी हेक्टर मुनरो, ठीक है, ट्रैक्टर चला दिया भाई हेक्टर मुनरो ने, बिल्कुल ट्रैक्टर चला दिया। और इस तरफ से बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, कौन, मीर कासिम, ठीक, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी शस्त्र शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनीतिक कौशल से जीता गया, बिल्कुल, क्योंकि प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने कूटनीति अपनाई, सेना उनके पास ज्यादा नहीं थी, सिराजुद्दौला के सेनापति को ही उसने अपने तरफ कर लिया।
बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्सर्ग पर पहुंचा, बिल्कुल सही, क्योंकि इलाहाबाद की संधि और अवध के नवाब के साथ समझौते के साथ ही बक्सर का युद्ध इन्होंने जीत लिया था। इसमें से दोनों पॉइंट सही है, ठीक है, इसमें से दोनों पॉइंट सही। बताओ जी कितने लोग बोल रहे हैं वीडियो अटक रहा है? मीर कासिम ने अपना दरबार मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? देखो मीर कासिम थोड़ा चतुर आदमी था, बताए, हालांकि जब बंगाल को अंग्रेज जीत गए थे, है ना, जब बंगाल को पूरी तरह से अंग्रेज जीत गए थे, तब उन्होंने जो है क्या किया था, मीर जाफर को बनाया पहले नवाब, क्योंकि मीर जाफर नवाब बनना चाहता था ना भाई, तभी तो उसने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर अंग्रेजों की तरफ आ गया वो। तो मीर जाफर जो है, उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाने लगा, पता है, क्योंकि जैसा क्लाइव कहता था मीर जाफर वैसा करता था। तो ऐसे में थोड़ा सा बदनामी होने लग गया नवाब का, कि बंगाल का नवाब तो बिल्कुल गधा है, बताए, एक क्लाइव का गधा है करके। तो ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि बंगाल का जो नवाब है उसका ख्याति कम हो रहा है, तो उसने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिल्कुल, कि मीर जाफर को हटाकर, अंग्रेज अपना फायदा देखते थे हमेशा, उस समय उनको ऐसा लगा, उसने मीर जाफर को बोला कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, आप हमारे तरफ आ जाओ, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर को बिल्कुल अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। फिर उनको ऐसा लगा कि मीर जाफर को हटा देना चाहिए, तो उन्होंने हटा दिया मीर जाफर को, फिर मीर कासिम को बनाया। लेकिन मीर कासिम निकला चतुर व्यक्ति, वो समझ गया था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं, इसलिए उसने अपना दरबार मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लिया। कहां ट्रांसफर कर लिया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अंग्रेज समझ गए, अंग्रेज तो हमसे ज्यादा चालबाज हुआ करते थे उस समय, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या समझ लिया कि मीर कासिम जो है वो चाल चल रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करना ये मीर कासिम की एक चाल थी, क्योंकि मीर कासिम राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करके वहां क्या किया उसने तोप खाना ये सब की फैक्ट्रियां लगाई, ठीक है, बारूद ये सब बनवाए, ठीक है। इसके अलावा अपने सेना को उसने यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग दिया, तो ये सब काम कर रहे थे। आया मामला समझ में? और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि मीर कासिम क्या कर रहा है, चाल चल रहा है, ठीक है, तो एडम को भेज दिया। एडम ने मीर कासिम को हराया, मीर कासिम भाग गया अवध के नवाब के पास और मुगल सम्राट के पास, फिर उधर से उन दोनों को मिलाकर लेकर आया, तब फिर बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। तो मुंगेर ले चला गया था ये, है ना। उसके बाद मीर कासिम को अंग्रेजों ने हटा दिया था नवाब के पद से और मीर जाफर को बना दिया था, इसलिए बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर फिर से बन गया था क्या, बंगाल का नवाब। कई बार पूछता है कि बताइए बक्सर के युद्ध के समय कौन था बंगाल का नवाब, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस समय तो मीर कासिम था। नहीं, मीर कासिम को अंग्रेजों ने हटा दिया था, क्योंकि मीर कासिम तो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था ना, इसलिए। समझ रहे हो मामला? तथाकथित काल कोठरी की दुर्घटना कहां हुई? तो आप जान रहे हो, कलकत्ता में हुई थी। 1756 में स्थानीय शासक सिराजुद्दौला द्वारा ब्रिटिशर्स के किस शहर पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों के उसने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि फोर्ट विलियम, है ना, फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने किसको बसाया था भाई? कलकत्ता को बसाया था। तो इस कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था 1756 में, और फिर ब्लैक होल की घटना हो गई। डेट याद रखो, अभी हमारा कहानी 1756 से 1764 के बीच में ही घूम रहा है, कहीं आगे नहीं जा रहे हम लोग। 1756 से 1764 बस। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, बस ये दो डेट आपको याद रखना है। इन्हीं दोनों के बीच में कहानी पूरा घूम रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बंगाल, ठीक है। 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था जी? तो बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि तत्कालिक कारण क्या था। देखो चारों ऑप्शन पढ़ोगे आप, तो चारों ऑप्शन पढ़कर आपको जो सही आंसर इसमें लगेगा वो बताइए। वैसे इसके बारे में मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में चर्चा की है और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। 18D, बहुत बढ़िया। कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इंकार, ठीक है। सिराजुद्दौला ने कहा कि कलकत्ता की जो आप किलेबंदी कर रहे हो इसको हटा दो, ये किलेबंदी यहां नहीं चलेगा, लेकिन अंग्रेजों ने इससे इनकार कर दिया। इसीलिए सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, और उसका नाम अली नगर रखा और अंग्रेजों को डाल दिया काली कोठरी में, ठीक है, जिसमें से 146 में से 23 लोग बस बचे थे, बाकी सब मर गए।
अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। ठीक है जी, कब हुआ था जी? 1764 में हुआ था। पूरा डेट है 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। जैसे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, वैसे ही बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, मामला समझ में आ गया? चलो, तो आप लोग चिंता मत करो, आप लोग को इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल इस खतरनाक लेवल के क्वेश्चन के थ्रू मैं कंप्लीट करा दूंगा, बस आपको क्लास में बने रहना है। ठीक, बंगाल, अच्छा इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप जान रहे हो क्या जान रहे हो? पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से लेना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन में भारत के इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास का पूरा पीडीएफ डला होगा। 207 पन्नों का पीडीएफ है। इंडेक्स में आपको दिखा देता हूं, ये रहा इंडेक्स। ठीक है, ये रहा क्या? इसका इंडेक्स है ना, दिख रहा है इंडेक्स? देखो थोड़ा जूम होगा, फोकस होगा, दिख रहा है नीचे 207 पेजों का ये इंडेक्स है, जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, है ना, आधुनिक भारत के इतिहास के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वन लाइन, हर चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं, है ना। तो टोटल 5000 करीब प्रश्नों का मैंने ये सीरीज रेडी किया है, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास को आपका कंप्लीट कर देगा। ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस लेवल के हैं और बेसिक क्वेश्चन आपको वन लाइनर में मिल जाएंगे। तो दोनों तरह की चीजों को मैंने कवर किया है इस बुक में। ठीक है, तो ये आप जो है इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, क्योंकि बुक आप जान रहे हो बुक बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक। क्या हो गया साहू जी, ऊपर से उड़ जा रहा है? कैसे नहीं उड़ेगा, थ्योरी पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, अब क्या है, इतिहास को हम खतरनाक है, टफ है करके छोड़ देते हैं, इस कारण तो। चलो, तो पीडीएफ आप एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका। 207 पन्नों का है, ठीक है, और 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे। बेसिक लेवल पे वन लाइनर डाला हुआ है, हर चैप्टर से वन लाइनर डाला हुआ है, 100 वन लाइनर है हर चैप्टर से, समझ रहे हो। और फिर क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो किस लेवल के। ठीक, चलो नेक्स्ट, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे अधिक संबंध बिगड़ गए? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। ठीक है, तो ये भी एक बाउंसर क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा डीप लेवल का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन है भाई। नहीं, मीर जाफर के साथ संबंध नहीं बिगड़े थे, क्योंकि मीर जाफर को तो क्लाइव का गधा कहा जाता था। क्लाइव जो भी बोलता था, रॉबर्ट क्लाइव जो भी बोलता था, मीर जाफर वो करता था, सीधी सी बात। सिराजुद्दौला पहले ही मारा गया। ठीक है, अलीवर्दी खां उसके पहले शासक हुआ करते थे, इनका भी कोई रोल नहीं। तो संबंध बिगड़ किसके साथ गए? मीर कासिम के साथ। इसीलिए तो इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले चले गया ये अपना राजधानी को। जैसे मुर्शिद कुली खान ढाका से मुर्शिदाबाद और मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके संबंध बिगड़ गए थे बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके साथ। संबंध क्यों बिगड़े जी? तो संबंध बिगड़ने के 2-3 कारण मैं आपको बता सकता हूं, जो आपको याद रखना है। ठीक है, संबंध बिगड़ने के 2-3 कारण। पहला कारण है ना, पहला कारण यह है कि मीर कासिम को तो वैसे अंग्रेजों ने ही बनाया था बंगाल का नवाब, उसको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मीर कासिम को सिर्फ एक समस्या होती थी कि जो दस्तक इनको मिला था, जो भी डॉक्यूमेंट मिला था, उससे ये व्यापार चलाते थे कंपनी। लेकिन कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो जो मुगल सम्राट होता है ना, उसका जो फर्रुख सियर ने व्यापार करने की अनुमति दी थी, याद करो, फर्रुख सियर ने, तो उसका इन लोग गलत उपयोग करते थे। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, कंपनी का व्यापार तो कर लेते थे, लेकिन उसके साथ साथ अपना निजी व्यापार भी करते थे और उसका टैक्स जमा नहीं करते थे। तो इस चीज पर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में दिक्कत हुआ करता था, समझ रहे हो। यही चीज जो है मीर कासिम को यही चीज चुभ जाती थी। और जान रहे हो, जब भी कोई चीज चुभ जाए तो समझ रहे हो कितना दिक्कत होता है। बस बात यही थी। ठीक है, चुभ जाने वाली चीज थी। मीर कासिम को यही चीज अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, इसी कारण अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में संबंध बिगड़ने लगे।
ठीक है, इसीलिए मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में संबंध बिगड़ने लगे। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर वो ले चले गया इसी कारण। ठीक है, आ गया मामला समझ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा और आपको क्या करना है, सारी चीजों को कंपाइल करना है ना। मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो चीज समझना है आपको। अगर आप कोशिश करोगे ना तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग टॉपिक है। सिर्फ 1857 की क्रांति ही पढ़ोगे क्या? अगले क्लास में वही पढ़ाऊंगा। वैसे सिर्फ वही पढ़ोगे क्या? उसके पहले क्या हुआ था ये सब भी तो पढ़ना पड़ेगा। चलो, सिराजुद्दौला द्वारा सन 1756 में अपने अधिकार करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया? तो किसको अधिकार में लिया था 1756 में सिराजुद्दौला ने? कलकत्ता को। तो कलकत्ता का नाम बदलकर इसने क्या रख दिया था? अलीनगर रख दिया था। क्या रख दिया था? अलीनगर। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? विश्वघात नहीं, विश्वासघात किसने किया? तो आप जान रहे हो कि इसका सेनापति था। कौन था जी? उसी ने विश्वासघात किया। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हो मैंने आपको, पढ़ाया ना मैंने आपको? आंसर गलत नहीं होना चाहिए। किसने? मीर जाफर। बहुत बढ़िया, मीर जाफर ने। ठीक है, मीर जाफर इसका सेनापति था जो क्लाइव के साथ हाथ मिला लिया। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो बता ही सकते हो आप लोग कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा, भागीरथी, बियास, ब्रह्मपुत्र। आप कौन से जमाने में हो? आप 1756 में हो। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध जब 1757 में हुआ था ना, उस समय मतलब 1857 की क्रांति हुई थी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। उस तलवार के 100 साल पहले मतलब 1757। ठीक है, गलत। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। भागीरथी। कैसे आंसर पलट रहे हो? भागीरथी नदी के तट पर हुआ था प्लासी की लड़ाई। चलो अगला क्वेश्चन। ब्रिटिशर्स द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा, तो आप लोग थ्योरी थोड़ा पढ़ के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का आंसर करना जरूरी है। ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो प्लासी के युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था जी? एकदम आसान क्वेश्चन, बताइए किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो प्लासी के युद्ध में कूटनीतिज्ञ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। गलत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। इसीलिए तो भाग जाते हो क्लास से। क्यों दुबे जी? क्लास में क्वेश्चन बनता नहीं है इसीलिए भाग जाते हो। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, नहीं होता एग्जाम में भी आपके साथ, है ना? एग्जाम में भी आपके साथ ऐसे ही होता है, क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर आप वेट करते रहते हो कब 3 घंटा कंप्लीट हो और कब हम भाग लें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो फर्रुखसियर ने किसको नियुक्त किया था जी 1717 में? तो फर्रुखसियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खान को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मुर्शिद कुली खान को। किसको नियुक्त किया था जी? मुर्शिद कुली खान को नियुक्त किया था। और यही बंगाल का अंतिम गवर्नर था जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था, क्योंकि उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? बंगाल का नवाब बन गया। वो सूबेदार बनाकर भेजे थे, नवाब बन गया था वो। समझ रहे हो? हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? मतलब अंग्रेज एकदम ताकतवर हो गए। ऐसा कौन सा युद्ध था जिस युद्ध से अंग्रेज बिल्कुल ताकतवर हो गए? यहां पर सॉरी, प्रारंभ पूछ रहा है, प्रारंभ। अंग्रेज बिल्कुल स्टार्ट, अंग्रेजों का स्टार्ट हो गया बंगाल में कब्जा होना। ऐसा कौन सा युद्ध था? बताइए, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों का बंगाल में प्रभुत्व स्टार्ट हुआ? स्टार्ट। चलो सही आंसर है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। यहां पर प्रारंभ बोल रहा है, प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्रारंभ किससे हुआ था? प्लासी के युद्ध से हुआ था।
ठीक है, क्योंकि प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हम बंगाल जीत सकते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ किसके युद्ध में? तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारा था। प्लासी का युद्ध 1757, 23 जून 1757। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक हम किसको मानते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को मानते हैं, है ना। किसको मानते हैं जी? रॉबर्ट क्लाइव को मानते हैं, ठीक है। इसी को पिट ने कहा है, पिट एक व्यक्ति है जिसने कहा है कि ये स्वर्ग से उतरा जनरल था, है ना। इसको क्या कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से अवतरित कहा गया है, क्योंकि ये ना होता तो अंग्रेज कब्जा कैसे कर पाते, ठीक है। तो इसकी कूटनीति के कारण ही अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल को अपने कब्जे में कर पाए थे और बंगाल को सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य बना पाए थे, है ना। भयंकर लूटते थे, इसी को बंगाल की लूट कहा जाता है। तो बहुत लूटते थे अंग्रेज बंगाल को, और इन्होंने बहुत ज्यादा लूटा है बंगाल को, ठीक है। लुटेरा राज्य बना दिया बिल्कुल, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव को पिट ने, मतलब इसी के एक साथी ने कहा है कि ये स्वर्ग से अवतरित है, बिल्कुल। निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अभी बताया मैंने आपको, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। आप समझ रहे हो, आपके पास मान लो 50 लोग हैं और सामने 5000 की सेना खड़ी है। आप सोचो 50 लोगों से भी आपने अपनी कूटनीति से उधर के सैनिकों को अपने तरफ मिलाकर कैसे जीत लिया चीजों को, समझ। तो इसलिए इसको स्वर्ग से अवतरित कहा जाता है। प्लासी का युद्ध का मैदान कहां है जी? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो कहां है? प्लासी के युद्ध का मैदान, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्लासी का जो युद्ध का मैदान है, ये प्लासी का युद्ध का मैदान, वर्तमान नाम इसका पलासी है। ये पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिला, कौन सा जिला? नदिया जिला। तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के किसमें है? तो नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे है। इसी को कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहां है जी? पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? भाई किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद, है ना, मुर्शिद कुली खान जो है इन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद ले आए, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ले आया? तो ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान। कौन? मुर्शिद कुली खान। इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है भाई, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में आपको मैं पढ़ा सकता हूं इसको। और मीर कासिम याद रखना है, किसको? मीर कासिम को। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। किसने? मीर कासिम ने, क्योंकि ये अंग्रेजों को समझ चुका था, ये थोड़ा चतुर आदमी था, ठीक है। तो आपको ये चीज बताया भी गया है, याद भी रख सकते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, संस्थापित कर दिया, वो कौन था? सबसे निर्णायक युद्ध, सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध। यहां पर आपको ये नहीं पूछा जा रहा है ना, यहां पर आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि प्रारंभ कौन से युद्ध से हुआ, मतलब अंग्रेजों का प्रभुत्व किस युद्ध से प्रारंभ हुआ, ये नहीं पूछा जा रहा है। निर्णायक युद्ध मतलब इस युद्ध के बाद ये तो साफ हो गया कि बंगाल में अब अंग्रेजों का शासन होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, प्लासी और बक्सर को बिल्कुल मिक्स करके पूछता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? बक्सर, बहुत बढ़िया। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, यह बिल्कुल निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद समझ में आ गया कि भारत में किसका प्रभुत्व होगा? अब अंग्रेजों का होगा, ठीक है। चलो, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आप जान रहे हो बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध में 3 सेनाएं लड़ी थी एक साथ। मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना, और दिल्ली में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना। तीनों सेना को हेक्टर मुनरो ने कुछ दिया भाई, ठीक है। क्या कर दिया? कुछ दिया, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय, वहां पर उस समय शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय की बात करें, बहुत ही खतरनाक शासक हुआ करते थे ये, इनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई थी, वो सारी घटनाएं हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। चलो, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था जी? तो बक्सर की लड़ाई जब हो रही थी तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। क्यों? क्योंकि मीर कासिम तो भाग गया था, तो मीर कासिम भाग गया था तो बंगाल का नवाब किसी को बनाना पड़ेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया इस चीज को कि पहले मीर जाफर को बनाया गया, मीर जाफर को गधा गधा बोलने लगे तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम चतुर निकला, भाग गया, तो मीर कासिम के बाद मीर जाफर को फिर बनाया गया, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर था।
प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला। पहले प्लासी का युद्ध हुआ है, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ है। दोनों युद्ध समझना जरूरी है। शुरुआत प्लासी का युद्ध, जिसमें बंगाल में प्रभुत्व स्थापित होना चालू हो गया, किसका? अंग्रेजों का। और उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में बिल्कुल निर्णय हो गया कि अब बंगाल में अंग्रेजों का शासन होगा। ठीक है, चलो अगला। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। भारत की प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सा? ठीक है, तो जहां पे भी निर्णायक लिखा होगा, क्योंकि इसके बाद निर्णय हुआ ना, सीधा संधि हुई थी, बताए। जहां पे भी निर्णायक बोले, आपको आंसर लेना है बक्सर। आपको आंसर लेना है क्या? बक्सर। क्या पूछ रहे हो? मुंगेर कहां है? मुंगेर बिहार में। मुंगेर बिहार में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो अंग्रेजों के कब्जा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा माना जाता है? देखो, किसमें प्लासी लेना है और किसमें बक्सर लेना है, हर तरह का क्वेश्चन आपको करा दूंगा। आप बताओ, आप क्या लोगे इसमें आंसर? आप क्या लोगे जी आंसर? क्या लोगे बंधु लोग? बक्सर? बहुत बढ़िया। नहीं, प्लासी जी लोग ले रहे हैं, गलत। क्योंकि यहां पर सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अंग्रेजों का अधिकार किस युद्ध के कारण हुआ? तो अंग्रेजों को अधिकार मिला बक्सर के युद्ध के कारण। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को अधिकार मिला है भारत में। भारत में मतलब बंगाल में। ठीक है, इसलिए बक्सर आंसर लेना हो। हर क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल करके समझा दूंगा, क्यों प्लासी लेते हैं और क्यों किसी का आंसर बक्सर क्यों ले रहे हैं, इस कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, इसमें से कौन सा एक शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? है ना, कि दीवानी मामले भी आप देखोगे। कौन था? फर्रुख सियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो सीधी सी बात है, फर्रुख सियर जो था, फर्रुख सियर ने क्या किया था भाई? तो फर्रुख सियर ने तो सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दी थी, तो ये तो होगा नहीं। शाह आलम प्रथम से इनका कोई लेना देना नहीं है। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, उससे इनका क्या लेना देना? तो आंसर क्या बचा? शाह आलम द्वितीय, क्योंकि बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, वो हार गया, तो उसने क्या किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। किसको? अंग्रेजों को। समझ रहे हो? क्योंकि ये हार गया था, सीधी सी बात है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो देखो, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध हुआ 64 में, 1764, और 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। इंपॉर्टेंट डेट है 1765। 64 में बक्सर के युद्ध, 65 में इलाहाबाद की संधि। दो संधि हुई है इलाहाबाद की, 65 में दो संधि हुई है, ये भी याद रखना है। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था, बताइए। ठीक है, क्योंकि उसने मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल और बिहार, दो उप दीवान नियुक्त किए थे, बंगाल और बिहार के लिए। तो बंगाल वाले एरिया के लिए मोहम्मद रजा खान, बहुत बढ़िया, सही आंसर। और ये सिताब राय है ना, ये इसको बिहार के लिए। ठीक है, इसको बिहार के लिए। राय दुर्लभ भी आएंगे, ठीक है, इनके लिए भी आपको बताया जाएगा। ठीक, इन सबको धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे, राय दुर्लभ को भी देखेंगे आगे चलकर। लेकिन अभी आपको मोहम्मद रजा खान और सिताब राय याद रखना है। मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और सिताब राय बिहार के लिए। 1765 में दीवानी प्राप्त प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में है? देखो, जो म्यांमार बॉर्डर है उस तरफ एक जगह है, सिलहट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सिलहट। सिलहट का भी दीवानी मिल गया था किसको? अंग्रेजों को। अब सिलहट से मुर्शिदाबाद आने के लिए रास्ता चाहिए, तो सड़क बना रहे थे। तो बीच में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी पड़ गई। अब गारो खासी पहाड़ी को काटकर सड़क बनाना है, सीधी सी बात है। तो सड़क बनाते समय यहाँ के जनजाति लोगों से इनका मुकाबला होगा। ठीक है, वही पूछा जा रहा है कि किस जनजाति से इनका विरोध हुआ था, मतलब किस जनजाति के लोगों ने विरोध किया था अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में। तो उस समय नेता जो है तीरथ सिंह बने थे। कौन बने थे? तीरथ सिंह। कौन से जनजाति? ठीक है, कौन से जनजाति? तो सिलहट को जोड़ने के लिए जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों को, सिलहट को जयंतिया और गारो की पहाड़ी से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा था। तो उस समय तीरथ सिंह नेता थे, और किस जनजाति के लोगों ने विरोध किया था?
खासी, खासी जनजाति के लोगों ने, कौन सी जनजाति जी? खासी जनजाति के लोगों ने विरोध किया था। ठीक है, चलो ये याद रखेंगे, गारो टिक नहीं मारना है, खासी मारना है। 18वें शतक में, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों में से निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताइए। तो आप जान रहे हो प्लासी पहले हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, तो सीधी सी बात है प्लासी पहले रहेगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ है जी, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ है, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। तो 57 के बाद 60, 60 के बाद 64, और अंबर का युद्ध जो है वो 1749 में हुआ है। कब हुआ है? 1749 में, है ना। कहानी आराम से समझेंगे बाद में। 57 की कहानी पढ़ लिया आप, 64 की कहानी पढ़ लिया, 60 की कहानी भी आएगी वांडीवास का युद्ध, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा। तो वांडीवास का युद्ध भी देख लेंगे, वैसे अगर बताना है तो बताओ, अभी बोलता हूँ वांडीवास के युद्ध के बारे में भी बता देता हूँ। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और वांडीवास के युद्ध के बाद ये क्लियर हो गया था कि भारत में अंग्रेजों का शासन होगा, क्योंकि वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे 1760 में। ठीक है, तो ये वांडीवास का युद्ध था। अंबर का युद्ध की अगर बात करें तो ये युद्ध जो है मुजफ्फरगंज, चंदा साहब और फ्रांसीसियों के संयुक्त सेनाओं को वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी थी। तो बड़ा खतरनाक है, उसको रहने दो। ठीक है, अंबर के युद्ध को रहने दो, ज्यादा डीप चले जाएंगे। बस याद रखोगे उससे पहले हुई थी, 1749 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। वांडीवास युद्ध पढ़ना है क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। मैसूर, चलो बंगाल के साथ मामला खत्म, बंगाल के साथ मामला खत्म हमारा। अंग्रेजों ने बंगाल को कैसे जीता समझ में आ गया ना, प्लासी का युद्ध, और दूसरा, पहला प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध, दो युद्ध और बंगाल साफ। अब मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के जो संघर्ष हुए, तो इनमें से कौन सा कथन अकाली आंदोलन के बारे में सत्य है? ये देखो, कोई 3 सही है। इनमें से कौन सा कथन अकाली आंदोलन के बारे में सत्य है? चलो चारों पढ़ते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन को शुद्ध करना था। क्या अकाली आंदोलन इसलिए हुआ था कि क्या किया जा सके? गुरुद्वारे को शुद्ध किया जा सके। अगला, इसने 1920 में अंग्रेजों द्वारा एक नए सिख गुरुद्वारे कानून की शासन व्यवस्था का नेतृत्व किया। गलत है, ये सही है। अकाली आंदोलन इसीलिए हुआ था। अकालियों ने नए कानून की सहायता से या सीधे तौर पर गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंत या पुजारियों को हटाया। बिल्कुल सही। उन्होंने गुरुद्वारों का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा प्रबंधन प्रारंभ किया। ये भी सही। तो 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी। 1, 3, 4 सही है। अब आप कहां हो? आप हो मैसूर में। ठीक है, तो मैसूर के क्वेश्चन आने चाहिए। 1-2 पंजाब के क्वेश्चन डले हुए हैं, देख लेते हैं उसको भी। रणजीत सिंह किस सिख मिसल के थे? तो आप जान रहे हो पंजाब की रणजीत सिंह जो है वो सुकेर चकिया मिसल के थे। कौन से सिख गुरु कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? बताइए क्या होगा आंसर? तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह को सच्चे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। चलो, ये बीच में आ गया होगा क्वेश्चन पंजाब का। एक्चुअली हमको मैसूर पढ़ना है। मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि समाप्त करी? उस समय मद्रास का राज्यपाल कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। मद्रास का राज्यपाल उस समय मेकार्टने था। कौन था जी? मेकार्टने, जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी, है ना। किसकी संधि की थी? मंगलौर की संधि की थी। द्वितीय मैसूर युद्ध में जब हैदर अली मारा गया था, तब मंगलौर की संधि हुई थी किसके साथ?
टीपू सुल्तान के साथ 1784 में। कब हुई थी जी? 1784 में। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद हुआ था 1784 में मंगलौर की संधि, 1784। ठीक है, कहानी आसपास घूम रहा है। देखो 1764 बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, 64 के बाद आपका जो कहानी चालू हो रहा है वो 1782, 84, 1792 और 99, मतलब सन 1800 तक जाएगा। मतलब बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर पर कब्जा करने के लिए रणनीति बनाना चालू कर दिया। ठीक है, और किस तरह से युद्ध हुए ये अगले टेबल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जैसे हैदर की मृत्यु कब हुई, तो हैदर अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर का मतलब राज्य, ये टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात करें तो टोटल 4 युद्ध हुए हैं। 2 युद्ध हैदर अली ने लड़े हैं और 2 युद्ध उसके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़े। तो पहला दूसरा किससे संबंधित है जी, तो पहला दूसरा हैदर अली से संबंधित है। किससे? हैदर अली। और तीसरा चौथा जो है वो टीपू सुल्तान से संबंधित है। पहले क्या होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में सेट रहे, बताए। ठीक, अब हैदर अली 1782 में मारा गया, इसलिए मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान ने 1784 में की। ठीक है, टीपू सुल्तान ने 1784 में मंगलौर की संधि की। अब टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गई और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में किया था टीपू सुल्तान ने, और टीपू मरा है 1799 में। 1799 लास्ट टीपू सुल्तान की मृत्यु, और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया। मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि के साथ खत्म, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान के मरने के बाद खत्म। तो टीपू सुल्तान के मरने के बाद तो कोई शासक ही नहीं बचा, मतलब मैसूर किसके कब्जे में आ गया? अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। समझ रहे हो? तो हैदर अली है ना वीर शासक, और टीपू सुल्तान भी वीर शासक था। हैदर अली ने पहले युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया था, दूसरे युद्ध में ये मारा गया। ठीक है, मंगलौर की संधि उसके बेटे टीपू सुल्तान ने की। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान को नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान को वो सह नहीं पाया, पता है, क्योंकि ईगो हर्ट वाली बात आ गई थी। तो उसने फिर चौथा जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें ये मारा गया, और मरने के बाद ही इसको शांति मिला। पता है, जब तक नहीं मरता मन में दर्द रहता है, पता है, कि मैं किसी के अंडर में हूं, ऐसा करके। ठीक है, तो इसलिए सारी डेटों को याद रखना जरूरी है, ये सब डेट को। तो ये कुछ कुछ मैं आपको फ्लो चार्ट बनाकर दे रहा हूं, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, किसमें क्या हुआ, किसमें कौन सी संधि हुई, ये सब याद करना इतना आसान नहीं, थोड़ा टाइम लगता है याद करने में। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 और मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। एक एक करके आंग्ल मैसूर युद्ध याद होगा आपका। ठीक है, आंग्ल मैसूर याद होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको याद रखना होगा। ठीक, खिचड़ी बन जा रहा है डेट का, और जाओ। क्या होता है ना, ये खिचड़ी इसीलिए होता है, पता है कब होता है जी ये खिचड़ी? जब दिन भर हम 4 जगह से 4 प्रकार की चीजों को पढ़ते रहते हैं। पता है, इस चैनल से वो पढ़ लिए, उस चैनल से वो पढ़ लिया, उस चैनल से वो पढ़ लिए। अब बाकी लोग देखो बढ़िया आराम से पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब 4 जगह से 4 तरह की चीजों को दिमाग में ठूसते रहोगे तो कितना ही ठुसाएगा। ठीक है, उतना नहीं ठुसा पाएगा, इसीलिए एक जगह स्टेबल रहना जरूरी है। तो यहां पर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है, आप दिमाग में पहले ये सेट करो कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, अंग्रेजों और किसके बीच में? अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। अंग्रेज और मैसूर मतलब मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली बाप, बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली ने 2 युद्ध लड़े, और अगले 2 युद्ध मतलब पहला दूसरा हैदर अली ने लड़ा है, तीसरा और चौथा टीपू सुल्तान। हैदर अली दूसरा युद्ध तक क्यों लड़ा? क्योंकि दूसरे में वो मारा गया। ठीक है, उसका तीसरा टीपू सुल्तान ने लड़ा, और चौथा युद्ध जो है वो भी टीपू सुल्तान लड़ा, मारा गया। चौथे के बाद 5वां युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। बस इतना सा चीज है जो दिमाग में हमको क्या करना है, सेट करना है। आराम से इसको हम सेट कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ डेट आपको याद रखना है। टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। ठीक है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, दूसरे में 1784 में मंगलौर की संधि। दूसरा युद्ध मंगलौर की संधि से रुक गया, तीसरा युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से रुक गया, और चौथा युद्ध टीपू सुल्तान के मरने के बाद रुक गया। ऐसे करके याद रखना है। और पहले युद्ध में तो हैदर अली जीत गए थे ना, तो पहले युद्ध में हैदर अली जीते थे, दूसरे में मंगलौर की संधि से ये युद्ध रुका, तीसरे युद्ध में
श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, उससे रुका ये। चौथा युद्ध टीपू सुल्तान के मरने के बाद रुका। बस इसी तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, थ्योरी क्लास में थोड़ा बैठो, आपको थ्योरी पढ़ाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको भारत का इतिहास पढ़ाया है भाई। 40 वीडियो में कवर किया है मैंने भारत के इतिहास को। वो 40 वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उस 40 वीडियो में मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना के बताया कि कौन सा चीज कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। तो उसको थोड़ा देख लेना तो ध्यान रहेगा। और बाकी तो एमसीक्यू आप बना ही रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा भ्रम भी टूटना जरूरी है ना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग दिन भर जो है क्या करेंगे, एमसीक्यू बनाते रहेंगे तो हमारी तैयारी बहुत जोरदार चलते रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है, एमसीक्यू बनाने से तैयारी होती है, एमसीक्यू लगाने से बिल्कुल तैयारी होती है, लेकिन उसके लिए थ्योरी पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस एमसीक्यू पढ़े जा रहे हो और बस सब तैयारी हो जा रहा है। इतिहास और संविधान बिना थ्योरी के नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतिहास और संविधान बिना थ्योरी के नहीं हो पाएगा। थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा इसमें, तब जाकर ये हो पाएगा। सबके साथ होता है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ रहा है और आपके बाजू वाले को नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपके बाजू वाले को भी पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक, हाँ, तो ये मामला थोड़ा समझ जाओ तो अच्छी बात है, इतिहास और संविधान का। क्योंकि अब क्या है, छत्तीसगढ़ का जीके जब आप पढ़ते हो वो तो छोटा सा ही है जी, तो उसमें तो मजा आ जाता है। वही चीजों को बार बार पढ़ना है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल और प्रशासन मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके देख भी सकते हो पूरा। और छत्तीसगढ़ का करंट 3 पार्ट मैं आपको करा रहा हूं। वो एमसीक्यू, थ्रू एमसीक्यू आप थ्योरी कर सकते हो, लेकिन जब आप इंडिया जीके में आते हो तो इसमें थ्योरी का बेसिक पता होना जरूरी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि थ्योरी पूरा आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। आप क्वेश्चन बना पाओगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध हुए तो आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए हैं, आंग्ल सिख युद्ध भी हुए हैं, तो ये सारी चीजें भी, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए हैं, तो कितने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, कितने आंग्ल सिख युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर तो आज क्लियर हो जाएगा कि 4 हुए हैं। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सा युद्ध कैसे हुआ, कौन अंग्रेज अधिकारी कौन था, दूसरे तरफ कौन था, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना के आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, चलो इतना तक मामला समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो चौथा आप जान रहे हो, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान खत्म, समझ रहे, टीपू सुल्तान मारा गया। लेकिन ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, क्यों हुआ ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में आपको। तो सीधी सी बात है, आंग्ल मतलब अंग्रेज। अंग्रेज ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैसूर का राजा टीपू सुल्तान क्या करे, फ्रांसीसियों से नजदीकियां बढ़ाए। लेकिन टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के जैकोबियन क्लब का सदस्य था, तो फ्रांसीसियों से तो के यहाँ तो उनका आना जाना रहता था। ठीक है, फ्रांसीसियों से मिलना जुलना होते रहता था। अंग्रेज बोलते थे भाई फ्रांसीसियों से दूर रहो, लेकिन ये बिल्कुल, ये व्यक्ति जो है टीपू सुल्तान, ये इस चीज को नहीं माना। इस कारण टीपू का फ्रांसीसियों के साथ संबंध के कारण ही अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। बताए कि आपको मना किए थे ना, नहीं जाना है करके, फिर क्यों गए। ठीक, लेकिन अब टीपू सुल्तान तो अपने, बोलते हैं अपने सेना को इसने फ्रांसीसियों के जैसा ट्रेनिंग दिया था, पता है, फ्रांसीसी सेना के जैसे, है ना, क्योंकि इसको फ्रांस के ऊपर ज्यादा भरोसा था। ठीक, क्योंकि अंग्रेजों के बारे में जानता था ये कि अंग्रेज लोग क्या करते हैं, पहले अपने जाल में फंसाते हैं, उसका लूट लेते हैं, इसलिए फ्रांसीसियों से हाथ मिला के रखा हुआ था। ये चीज से इसको मना किया गया था, अंग्रेजों ने मना किया था, ये नहीं माना। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया, सीधी सी बात है। मरने के बाद ही इसको शांति मिला। मतलब इतिहास अगर आप पढ़ोगे, या जो पढ़ा है आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में या मैसूर राज्य के बारे में, वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि मरने के बाद ही इसको शांति मिला। शांति से बैठता नहीं था ये आदमी, इस कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ, इसमें से कौन सा युद्ध है जो मद्रास के संधि से ही समाप्त हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, पहला मैसूर युद्ध या दूसरा मैसूर युद्ध। तो ये पहला मैसूर युद्ध है, इसमें मद्रास की संधि हुई थी। पहले मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, याद रखना। पहले मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था, और अंग्रेजों का साथ दे रहा था हैदराबाद का निजाम।
ठीक है, अगर आप देखो भारत में यहां पर पड़ता है मैसूर, क्या पड़ता है जी, मैसूर, और ये है आपका मद्रास, है ना, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई को पहले क्या कहा जाता था जी, मद्रास कहा जाता था। तो ये मद्रास है, ठीक है, और ये था हैदराबाद, ये था क्या जी, हैदराबाद, ठीक है। तो ये मद्रास जो है इसकी संधि हुई थी, है ना, आप इधर नहीं आओगे करके, ठीक है। हैदराबाद के जो है क्या हुआ करते थे, निजाम, तो अंग्रेजों ने इनकी सहायता से, हैदराबाद के निजाम की सहायता से मैसूर पर आक्रमण कर दिया था, बताए। पर यहाँ पर राजा उस समय कौन था, हैदर अली, हैदर अली जीत गया, मद्रास की संधि हुई, निजाम अपने जगह, अंग्रेज अपने जगह, लेकिन अंग्रेज इतना में चुप रहते नहीं थे, पता है, हैदर अली को ये चीज पहले समझ जाना चाहिए था, ठीक है। ठीक, वीडियो अटक रहा है, श्योर, चेक करवाऊं वीडियो अटक रहा है कि नहीं। तो पहला मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली जीता था, उसने 2 लोगों को हराया था, अंग्रेजों को तो हराया ही था, उसके साथ जो हैदराबाद के आए थे उनको भी हरा दिया था। हालांकि हैदर अली ने मना किया था हैदराबाद के निजाम को, ठीक है, लेकिन हैदराबाद का निजाम नहीं माना, वो अंग्रेजों के साथ लड़ने आ गया, तो हैदराबाद के निजाम को भी कट मट, ठीक है। और मद्रास की फिर संधि हुई, मद्रास गया इनके हाथ से, समझ रहे हो। हाँ, चलो, श्रीरंगपट्टनम की संधि बहुत ही फेमस संधि है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि से ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध रुक गया था, ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से रुका था, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 में हुई थी। एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत ही ज्यादा आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के तहत तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध रुका था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से रुका, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से रुका, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से रुका, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान मारा गया तब रुका, ठीक है। तो चारों डेट आपको मैं बता भी रहा हूं इस चीज के लिए, ताकि आप बिल्कुल इसमें गलत ना करें, ठीक है। हाँ, तो 1770 के करीब प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, तो उस समय मद्रास की संधि हुई थी। 84 में मंगलौर की संधि, 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, और 99 में मारा गया कौन, सुल्तान, टीपू सुल्तान। यूरोपीय नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन था, तो यूरोपीय नमूने के हिसाब से प्रशिक्षण देने वाला पहला देशी राज्य हमारा कौन सा था जी, तो पहला देशी राज्य हमारा मैसूर था, ठीक है। और मैसूर के शासक हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से ही डिंडीगुल में शस्त्रागार भी स्थापित किए थे। डिंडीगुल में क्या स्थापित किए थे, शस्त्रागार भी स्थापित किए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन हम जो है तीनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल को कैसे जीता वो तो हमने देख लिया, उसके साथ साथ आप क्या देखने वाले हो, आज अभी हम मैसूर देखेंगे, और मैसूर के बाद पंजाब भी देखना है हमको। कहां के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली, कहां के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी शक्ति क्या कर ली थी, सुदृढ़ कर ली थी, बताइए जी। कहां के फौजदार नियुक्त होने के बाद, अरकाट, बुडीकोटा, डिंडीगुल या देरहल्ली, क्योंकि हैदर अली पहले सीधा राजा नहीं बन गए थे, है ना, पहले वो मैसूर राज्य में फौजदार थे वो, तो फौजदार बनने के बाद धीरे धीरे क्या किया, अपनी स्थिति को मजबूत किया, और उसके बाद वो शासक बने। तो इस हिसाब से पूछा जा रहा है आपसे कि कहां का फौजदार नियुक्त हुआ उन्होंने, तो मैसूर के राजा नंदराज ने हैदर अली के प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे सेना में लिया और उसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया, क्योंकि डिंडीगुल आप समझ से हैदर अली ने डिंडीगुल में ही अपना शस्त्रागार स्थापित किया था, तो डिंडीगुल जो है यहां का फौजदार हैदर अली को नियुक्त किया गया, और धीरे धीरे हैदर अली शासक बन गया मैसूर का, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस सिख मिसल के थे, सुकेर चकिया। चलो वो पंजाब का क्वेश्चन बीच बीच में आ गया है, पंजाब पढ़ेंगे हम लोग अभी। मंगलौर, परम्बक्कम और पोर्टोनोवा स्थान पर निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाइयां हुई, तो आप जान रहे हो मंगलौर की संधि से कौन सा युद्ध रुक गया था जी, तो मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध रुका था। सीधी सी बात है, उस समय कौन सा युद्ध हो रहा था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1766 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ, तो पहला जो है, पहला युद्ध मद्रास की संधि से, दूसरा मंगलौर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। देखो कैसे याद हो रहा है, आप अभी स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना कि सब मिक्स हो जा रहा है,
अभी आप बताओ कैसे याद नहीं हो रहा है? पहला मद्रास, दूसरा मंगलौर से रुका, तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि से रुका और चौथा टीपू सुल्तान के मरने के बाद रुका। कैसे याद नहीं होगा? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था जी? अच्छा क्वेश्चन है, बीच बीच में पंजाब के क्वेश्चन आ रहे हैं बीच बीच में। तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि चलाया था भाई इन्होंने। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है, और ये यहाँ वड्डेयार महाराजा का निवास भी था। किसे कहते हैं भाई? अंबा विलास के नाम से जाना जाता है इसको। वड्डेयार राजा का घर भी था भाई ये। किसे बताइए, कौन से महल को कहा जाता है? ये भारत के बड़े महलों में से एक है, वड्डेयार महाराजा का निवास भी था। वोडेयार ने 1612 में स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अराविडु राजवंश के शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में उसे मैसूर महल के नाम से जाना जाता है। इसे अंबा विलास भी कहते हैं, मैसूर महल भी कहते हैं। चलो, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो पहला वाला मद्रास, दूसरा मंगलौर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। कहा गया जी? सेरिंगापट्टनम। श्रीरंगपट्टनम को ही सेरिंगापट्टनम बोलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। कैसे याद नहीं होगा? आप क्लास में बने रहोगे, बंगाल, मैसूर और पंजाब तीनों याद हो जाएगा। टीपू सुल्तान को खालिस्तान का भी शेर कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, टीपू सुल्तान कहाँ का था भाई? मैसूर का था। तो दिल्ली का शेर या आगरा या ग्वालियर का शेर तो नहीं कहा जाएगा। आप पढ़ रहे हो मैसूर राज्य, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। अरे दुबे जी, जो आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात कर रहे हो ना, प्राचीन इतिहास है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास, क्योंकि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास का पढ़ाने वाले लोग बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ अलग करना जरूरी है हमको। ठीक है, कब तक वही वही पढ़ते रहेंगे कि गौतम बुद्ध ने पहली सभा कहाँ की, दूसरी सभा कहाँ की, ठीक है, या सबसे ज्यादा सभा कहाँ की, या गौतम बुद्ध जी के जाने के बाद कौन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संगीति कहाँ हुई, या महावीर जैन का पहली जैन धर्म का पहला संगीति कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ? बस यही पढ़ते रहेंगे क्या इतिहास में? अभी उससे बाहर निकलो थोड़ा सा, कि बस वही पढ़ते रहोगे, बस बौद्ध धर्म, जैन धर्म। चल, टीपू सुल्तान ने खालिस्तान के एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? चौथा। चौथे में टीपू सुल्तान मारा गया 1799। कब मारा गया जी? 1799। एक साल और जिंदा रह जाता तो हमारे लिए याद करना बहुत आसान हो जाता। हम सीधा 1800 करके याद रखते। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं? 1800 करके याद कर लेते, लेकिन ये इसको एक साल पहले ही मरना था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 59 में कौन विजयी हुआ था? देखो डेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं तो कम से कम विजुअल आपको दिख रहा है, इसको देख के याद कर लो कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 66 से 59 में हुआ था, सॉरी 66 से 69 में हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। कौन जीत गया था? हैदर अली। हारे कौन थे? अंग्रेज और हैदराबाद का निजाम। ठीक है, देखो लास्ट चैप्टर के जैसे ही लास्ट में आओगे ना, आपसे सब क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, ठीक है, कौन था भाई? हाँ देखो, पोर्टोनोवा, मंगलोर, है ना, इसमें युद्ध जब हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश जनरल कौन था? अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी उसने। किसने हराया था? तो द्वितीय मैसूर युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, पोर्टोनोवा के युद्ध में कूट ने कूट दिया हैदर अली को। किसने? आयर कूट ने। तो आयर कूट ने आरी लेकर कूट दिया भाई, आयर कूट ने आरी लेकर कूट दिया। ठीक है, चलो, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था जी? तो पहले से राजधानी मैसूर थी, तो सीधी सी बात है राजधानी बदलेगा वो, है ना। तो राजधानी बदल के इसको बहुत अच्छा लगता था क्या? श्रीरंगपट्टनम। इसलिए इसने राजधानी किसको बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम को इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक, चलो, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसमें विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे?
तो इसमें से भारतीय शासक कौन था जिसने दूतावास भी स्थापित किए थे? वो व्यक्ति था टीपू सुल्तान। वो कौन था जी? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहां पर हराया था जी? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां हरा दिया था? तो 1780 में पोलीलूर, पोलीलूर यहां पर टीपू सुल्तान ने क्या किया था? ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट पहुंचे, ठीक है, और आयरकूट ने फिर यहीं पर पोलीलूर के पास ही किसको हरा दिया? हैदर अली को हरा दिया। फिर हैदर अली मारा गया। समझ रहे हो? टीपू सुल्तान ने लेकिन पहले हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया था 1792 में। टीपू सुल्तान, क्योंकि तीसरे वाले संधि के लिए टीपू सुल्तान ही जिंदा था, है ना, हैदर अली मारा गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799। एक साल बाद मरते तो ज्यादा आसान होता याद करने में, लेकिन 1799 में ये मारे गए। चलो, कौन सा सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, गलत, हैदर अली जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत, हैदर अली मारा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत, टिप्पू सुल्तान युद्ध में हारा था और अपने भूभाग उसको देने पड़े थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हो गया, बिल्कुल सही। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वो मारा गया था। ठीक है, तो देखो चारों मैसूर युद्ध। अब बताओ मैसूर युद्ध क्लियर हुए कि नहीं? मैसूर युद्ध क्लियर हो गए तो सीधा अब हम पंजाब मतलब सिख राज्य की ओर चलते हैं। तो अभी हमने बंगाल को कवर किया और मैसूर को हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? अगर इसको कवर कर लेंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा टॉपिक आज हमारा कवर हो जाएगा। पहला है भारत में विदेशियों का आगमन और दूसरा टॉपिक होता है अंग्रेजों के साथ बंगाल, मैसूर और पंजाब को इसने कैसे जीता। बंगाल तो पढ़ चुके है ना, सिराजुद्दौला को हराया, उसके बाद मीर कासिम, शुजाउद्दौला, इस सब से, और उसके बाद मैसूर आपने देखा हैदर अली को पहले मारा, उसके बाद टीपू सुल्तान को मारा, मैसूर इनका हुआ। उसके बाद पंजाब की ओर हम चल रहे हैं कि पंजाब भी बड़ा राज्य हुआ करता था उस समय, तो पंजाब को कैसे जीता इन्होंने। ठीक है, तो अब पंजाब को कवर कर लेते हैं कि सिखों के 10वें गुरु, दूसरे गुरु का नाम क्या था भाई? तो पूछ रहा है सिखों के दूसरे गुरु का नाम क्या था? सिखों के दूसरे गुरु का नाम बताइए। तो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, है ना। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। अंगद जी ने क्या किया? तो गुरु अंगद जी को के लिए आपको याद रखना है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। किसका शुरुआत किया था? गुरुमुखी लिपि। बताइए अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि, है ना। अभी तो आप सिर्फ डेट याद रखो, लेकिन धीरे धीरे और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, जिसमें भारत के वायसराय मिंटो मेटकाफ थे, मतलब मिंटो और उनके साथ उनके सहयोगी मेटकाफ थे, और दूसरे तरफ रणजीत सिंह थे। तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी और इस संधि के तहत भारत में आप जानते हो जो सतलज नदी बहती है, ठीक है, भारत इस संधि में क्या हुआ था वो देख लो थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट रहे कि अमृतसर की संधि क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अंग्रेजों ने पहले क्या किया? तो पहले बढ़िया दिमाग लगाया, क्योंकि ये रणजीत सिंह को हरा नहीं पा रहे थे। तो ये है आपका सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी। तो युद्ध जब हुआ तो ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को, ठीक है, इन्होंने बॉर्डर बना दिया कि ये जो सतलज नदी होगी, ठीक है, ये जो सतलज नदी होगी, ये सतलज नदी के इस तरफ रणजीत सिंह नहीं आएंगे और इस तरफ कौन नहीं आएगा जी? तो एक तरफ रणजीत सिंह नहीं जाएंगे और दूसरे तरफ अंग्रेज नहीं जाएंगे। तो ये भारत का नक्शा है, ठीक है, पूरा नक्शा नहीं बनाया हूं अभी, है ना। किसी को कोई समस्या होगा तो वो नक्शा बनाकर दिखा सकता है, अगर इससे अच्छा नक्शा बना सके वो। तो सतलज नदी, तो ये रहा सतलज नदी।
सतलज नदी को बॉर्डर बना दिया गया। अमृतसर की संधि क्या थी? तो अमृतसर की संधि सीधी सी बात है, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, रणजीत सिंह जीत गए, तो सीधी सी बात है अमृतसर की संधि की गई। अमृतसर की संधि में ये था, ठीक है, अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, डेट था 25 अप्रैल 1809, ठीक है, याद रखेंगे 25 अप्रैल 1809 में यह संधि हुआ। संधि में यह कहा गया कि सतलज नदी जो है वो अंग्रेजों और पंजाब के बीच में बॉर्डर बनेगा, मतलब रणजीत सिंह को सतलज नदी क्रॉस नहीं करना है और अंग्रेजों को सतलज नदी क्रॉस करके उस तरफ नहीं जाना है। ये इस संधि में हुआ था, ठीक, ये आपको याद रखना है, ये इसको बॉर्डर बना दिया गया था सतलज नदी को। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां बनी हुई है भाई, बताइए, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां है? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां है? गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी भाषा में एक पत्र लिखा था जिसको जफरनामा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, जफरनामा। और इन्होंने ही 1699 में, जैसे 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया, उसके 100 साल पहले 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने, खालसा पंथ। और इनकी समाधि जो है वो नांदेड़ में है। कहा है जी? नांदेड़ में है। इनकी समाधि कहाँ है? नांदेड़ में है, याद रखेंगे, नांदेड़, ठीक है। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। इन्होंने ही औरंगजेब को फारसी भाषा में एक पत्र लिखा था जिसको जफरनामा कहते हैं। सिखों को एक सैनिक और एक लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसको दिया जाता है ना? तो सिखों को एकदम लड़ाकू बना देना है ना, बिल्कुल उनके अंदर जोश भर देना, ये काम किसने किया है? तो आप जान रहे हो, सिखों को एक सैनिक या लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु हरगोविंद सिंह को जाता है। किसको जाता है? सिखों के छठवें गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह, क्योंकि इनका संघर्ष किससे चल रहा था? मुगल बादशाह शाहजहां से चल रहा था। तो इन्होंने सिखों को क्या कर दिया? एक सैनिक या लड़ाकू बना दिया, बिल्कुल बताए। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, वो कौन थे? तो 1699 में खालसा पंथ, है ना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह। किसने? याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। इन्हीं की समाधि नांदेड़ में है और इन्होंने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने ही जफरनामा, औरंगजेब को एक फारसी पत्र लिखा फारसी भाषा में, उसको जिसको जफरनामा के नाम से जाना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह को याद रखेंगे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को आपको याद रखना है। ये एक सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। छठवें गुरु गुरु हरगोविंद, है ना, याद है ना, हरगोविंद सिंह। दूसरे गुरु अंगद सिंह। सिखों में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए हरगोविंद सिंह के नेतृत्व में। किसके में? हरगोविंद। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह हुई थी? बताइए, सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इसकी हत्या 1708 में किस जगह पे हुई जहां इनकी समाधि बनी है ना? तो कोई अफगानी सरदार था जिसने इनकी हत्या कर दी, ठीक है, कोई अफगानी सरदार था जिसने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। वो अफगानी सरदार था, अब वो कौन था? बस एक अफगानी सरदार था, ठीक है। और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी, कहां? नांदेड़ में। इसीलिए इनकी समाधि बनाई गई है नांदेड़ में। कहां बनाई गई है? नांदेड़ में। हाँ, चलो आगे बढ़े। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था भाई? अकाल तख्त। तो इस अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो अकाल तख्त का निर्माण उसी ने किया जिन्होंने सिखों को बिल्कुल एक सैनिक बना दिया, ठीक है। तो वो थे गुरु हरगोविंद सिंह, सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है। चलो अगले आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट, सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सीजी पुलिस का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है साहू जी। सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा भारत में नहीं है? तो आपको पता है
कि भारत में इसमें से कौन सा नहीं है जी, ननकाना साहिब, जो पंजाब के मतलब पाकिस्तान के पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर है, सॉरी पाकिस्तान में है ननकाना साहिब वर्तमान में, ठीक है। ठीक, तो गुरु नानक सिंह को आप जानते हो, गुरु नानक सिंह का जन्म 1449 में हुआ था, ठीक है। गुरु नानक सिंह का जन्म जो है 1449 ईस्वी में हुआ था पंजाब के तलवंडी नामक जगह पे, जिसको आज जो है आप ननकाना साहिब के नाम से जानते हो, ये पाकिस्तान में, ठीक है, ननकाना साहिब, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, खालसा की किया था, तो खालसा पंथ, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आप लोगों को पता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, अभी आपको बताया और क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस जिले के किनारे पर स्थित है, स्वर्ण मंदिर की अगर हम बात करें तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है, अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील या सुखना झील, ठीक है, बताइए स्वर्ण मंदिर, ये तो आसान है बिल्कुल, है ना, हाँ बताएंगे स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो अच्छा क्वेश्चन है, हाँ स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर झील के किनारे है, कहा है जी, अमृत सरोवर झील, ठीक है, सही आंसर सबका। अगला, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो दो राजधानियां थी, महाराजा रणजीत सिंह जो है इनकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक प्रशासनिक राजधानी यानी राजनीतिक राजधानी और एक धार्मिक राजधानी, तो अमृतसर जो है वो धार्मिक राजधानी हुआ करती थी और जो राजनीतिक राजधानी है वो लाहौर हुआ करती थी, क्या हुआ, लाहौर हुआ करती थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी, अमृतसर की आधारशिला किस सिख गुरु ने रखी, तो सिख गुरु रामदास, याद रखेंगे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। रणजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था भाई इसमें, दिल्ली, काबुल, मरकाना, श्रीनगर, इससे आपको पता चलेगा कि रणजीत सिंह का साम्राज्य कहां तक था, ठीक है। रणजीत सिंह के जन्म की अगर बात करें तो रणजीत सिंह का जन्म जो है वो 2 नवंबर 1780 है ना, 1700 के आसपास ही है ना, 2 नवंबर 1780 को सुकेर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था और 25 अप्रैल 1809 अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि भी हुई थी, ठीक है। रणजीत सिंह ने मुल्तान को जीता, कश्मीर को जीता, पेशावर को जीत लिया था, मुल्तान, पेशावर, ठीक है, कश्मीर, ये सब को रणजीत सिंह ने जीत लिया था भाई। इस हिसाब से ऑनलाइन क्लास लेना है, ये देखो यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर है, दिख रहा है 6269444044 9300999939 है जी, ये 29 लिखा गया गलती से 39, ठीक है। तो ये इस किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हो, ये 39 है, इसमें भी व्हाट्सअप कर सकते हो, इसमें भी, और अब ये नंबर भी ओपन हो गया है तो इस नंबर भी 7247444044, इसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो हाँ भाई, कहां थे हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन में थे रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था, तो आप सोचो इन्होंने मुल्तान को जीत लिया, पेशावर को जीत लिया, कश्मीर को जीत लिया, मतलब श्रीनगर इनके अंडर में था। अब दिल्ली तो इस तरफ आता है ना, काबुल अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है, ठीक है, सीधी सी बात है ये सब तो रहेगा नहीं, क्योंकि सतलज नदी बॉर्डर बन गई थी, तो सतलज नदी की इस पार है दिल्ली, जो अंग्रेजों के कब्जे में थी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना। रणजीत सिंह सुकेर चकिया मिसल के थे, रणजीत सिंह कहां के थे जी,
सुकेर चकिया मिसल के थे। चलो अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप जान रहे हो इनकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी जो थी वो थी लाहौर। क्या थी जी? लाहौर थी। तो पंजाब से आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह के पास आप जान रहे हो कोहिनूर हीरा भारत से जाने के बाद वापस लौट के आ गया था, किसके पास? रणजीत सिंह के पास। तो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने लाकर दिया? बताइए, रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा कैसे वापस आ गया? तो पंजाब जो है उस अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, लेकिन उसके मरने के बाद मुल्तान, कश्मीर, ये सब छोटे छोटे भागों को छोड़कर सब में सिख मिसल का अधिकार हो गया। और उसके बाद मुल्तान को भी, कश्मीर को भी, पेशावर को भी रणजीत सिंह ने अपने में मिला लिया। ठीक है। उधर अफगानिस्तान में आपसी झगड़े के कारण क्या होने लगे थे? ठीक है, मनमुटाव होने लगे। ठीक है। और ऐसे में उस समय अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र हुआ करता था शाह सुजा, याद रखेंगे नाम, शाह सुजा, वो काबुल की गद्दी पर बैठा। ठीक है। परंतु उसका जो भाई था शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई और सरदारों के मदद से 1809 में उसको हटा दिया और खुद जो है कश्मीर और पेशावर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और शाह सुजा जो था उसने अपना गद्दी वापस पाने के लिए मदद किससे मांगा? रणजीत सिंह से। तो जब आप किसी से मदद मांगने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना। तो जब आपने मदद, आप क्या किए? मदद मांगने गए, किससे? रणजीत सिंह से, है ना। कौन? काबुल की गद्दी पर जो शाह सुजा बैठा था, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो है शाह सुजा, जिसको वहां के कुछ लोगों ने मिलकर हटा दिया गद्दी से, है ना। तो ऐसे में शाह सुजा मदद मांगने आया किससे? लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह से। और रणजीत सिंह से मदद मांगता है ताकि वो अपना गद्दी को वापस पा सके। ठीक है। तो रणजीत सिंह ने, और मदद मांगने आया तो कुछ ना कुछ तो भेंट देना पड़ेगा ना। तो भेंट में उसने क्या दिया था? कोहिनूर का हीरा दिया था रणजीत सिंह को। लेकिन रणजीत सिंह तो ठीक है, मतलब अच्छे शासक थे, है ना, शक्तिशाली शासक थे, लेकिन जान रहे हो हर शक्तिशाली शासक का बेटा जो है नालायक निकल जाता है। इनके बाद जो शासक हुए वो उस कोहिनूर हीरा को संभाल के नहीं रख पाए। अंग्रेज जैसे ही पंजाब को जीतते हैं, कोहिनूर हीरा कहां चला जाता है? ब्रिटेन चला जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये शाह सुजा के थ्रू कोहिनूर हीरा वापस एक बार भारत में आया था। ठीक है। तो शाह सुजा ने रणजीत सिंह को दिया था कोहिनूर हीरा ताकि वो काबुल की गद्दी को वापस पा सके। मदद मांगने आया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली मेरी? मतलब ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख ले ली। ठीक है। तो ये कथन है महाराजा रणजीत सिंह का। किसका कथन है? महाराजा रणजीत सिंह। मतलब उनकी एक आंख नहीं थी, एक ही आंख थी। ठीक है, याद रखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलो, महाराजा रणजीत सिंह के बाद शासक कौन बनते हैं? तो आप सुने होंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, ऐसा सुने हो ना। हाँ, तो महाराजा रणजीत सिंह थे, उसके उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। कौन थे जी? खड़ग सिंह। और बहुत सारे सिंह हुए उसके बाद, बहुत सारे सिंह हुए, बहुत सारे नालायक सिंह हुए उसके बाद। ठीक है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? लो, सब नालायक के बाद अंतिम नालायक जो है उसके बारे में तो पूछा ही जाता है। तो अंतिम नालायक जो थे वो थे दिलीप सिंह। कौन थे जी? दिलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह या दिलीप सिंह कहा जाता है। तो सिख साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो दिलीप सिंह थे। और बहुत सारे सिख हुए हैं, नौनिहाल, खड़ग सिंह, शेर सिंह, बहुत सारे नालायक हुए हैं बताए। लेकिन अंतिम जो थे दिलीप सिंह, ये महानालायक, क्योंकि इनके बाद पंजाब जो है किसमें मिल गया? अंग्रेजों के साथ मिल गया। ठीक है, क्योंकि इनका निधन जो है 1893 में हुआ। ठीक है, ठीक। और दिलीप सिंह जो है किस तरह के, किस लेवल के नालायक थे, वो आपको अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। ठीक है, लो, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक है,
23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, मतलब समझ लो दाह कर्म लास्ट। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे, ठीक है, वो कभी भी रूस नहीं गए थे, ठीक है। अच्छा, इनको छोड़ के आप लोगों को नालायक बोलूं, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भाई, आप लोग नालायक नहीं हो, पता है आप लोग बिल्कुल जो है तैयारी कर रहे हो इतना अच्छे से, आपको नालायक कैसे कहा जा सकता है? इतने देर तक हिम्मत रख के आप क्लास अटेंड कर ले रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम 3 चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो आप नालायक कहां से होगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा, इसमें से कौन सा एक कथन सत्य है? तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। इनकी अंत्येष्टि जो है नासिक में ना होकर इंग्लैंड में हुई थी। इन्होंने कभी सिख धर्म छोड़ा नहीं छोड़ा, गलत। इन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। इन्होंने सिख धर्म छोड़कर क्या अपना लिया था? ईसाई धर्म अपना लिया था जी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। ये कभी भी रूस नहीं गए, गलत। ये रूस की इन्होंने यात्रा की थी, इन्होंने रूस की यात्रा की है। तो ये रहा आपका पंजाब राज्य, बंगाल, मैसूर और पंजाब, तीनों मैंने आपको कवर करा दिए। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो नेक्स्ट क्लास आपका होगा 1857 की क्रांति, ठीक है, जो दिख रहा है ना 1857 का विद्रोह। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास होगा 1857 का विद्रोह। इसके क्वेश्चन हम जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। आई होप आपको मजा आया होगा और तीनों चैप्टर थोड़ा बहुत या पूरा पूरा करके आपके दिमाग में घुस गया होगा। जैसे ही ये रनिंग वाला जो आप बोल रहे हो ना, सीजी पुलिस का रनिंग है, दौड़ने वाला चीज, ये सारी चीजें जैसे ही कंटिन्यू, मतलब जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा ना कि किसमें कितना नंबर मिलना है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप एकदम जी जान लगा के दौड़ो, ठीक है। 3 मिनट में दौड़ दो अभी, समझ लो, एकदम जी जान लगा के दौड़ दो, ठीक। तो अभी जो है आप बढ़िया दौड़िए, एकदम फुल प्रैक्टिस कीजिए। कितने नंबर, कितने मिनट में कितना नंबर मिलेगा, ये जैसे ही डिस्क्लोज होगा आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक। तो आज का क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा। पढ़ने वालों के लिए तो आज का क्लास बहुत जोरदार रहा, ठीक है, और भागने वालों के लिए आज का क्लास बहुत बेकार रहा, लेकिन पढ़ने वालों के लिए आज का क्लास बहुत जोरदार रहा है ना। चलो, मेरे को भी मजा आ गया, क्योंकि काफी समय से जो है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने की जो इच्छा है वो अब जाकर पूरी होगी, और मैंने ये सोचा है कि आधुनिक भारत का इतिहास मैं आपको पूरा पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। पीडीएफ इसका आपको प्रोवाइड हो जाएगा। पीडीएफ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं, इंडेक्स मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा रेडी है प्रिंटेड फॉर्म में, बिल्कुल, ठीक है। ये देखो भाई, पास से भी देख सकते हो आप, ये पूरा प्रिंटेड फॉर्म में इंडेक्स इसका रेडी है, ठीक है। और कुछ पेज तो मैंने निकाला है ना, ये है मेरे पास, ऐसे फोटो कॉपी आप निकलवा पाओगे प्रिंट का पूरा, ठीक है, इस तरह से नोट्स है, ठीक। तो इस तरह से जो है, अब ये इतना 200 पेज नहीं है भाई, ये तो सिर्फ कितने पेज है, ये सिर्फ 56 पेज है। 200 पेज में तो समझ लो कितना मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा जो है आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं। हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? मैसूर सिख तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब सीधा हम 1857 पढ़ेंगे, भारत में प्रेस शिक्षा का विकास पढ़ेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक जागृति पढ़ेंगे, समझ रहे हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे, होम रूल लीग, मुस्लिम लीग, ये सब पढ़ेंगे। तो सारा चीज हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी।